सब लोग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस. चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल. डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल दी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स. जैसे हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट हैं, जो यूपीएससी के हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं, उनके सिलेक्शन के चांसेस को और ज़्यादा इन्हांस किया जा सके और ज़्यादा बढ़ाया जा सके. अगर आप यूपीएससी की तैयारी पिछले 10 से 12 सालों से अगर उसका रिजल्ट देखें और अगर आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रह रहा है. अनफॉर्चुनेटली बहुत ही दुर्भाग्य की बात है. लेकिन 2013 से जब से सीसैट इंट्रोड्यूस हुआ है तब से लेकर के आज तक 4 लोग 5 लोग 6 लोग ऐसे करके यूपीएससी का सिलेक्शन हिंदी मीडियम का रह रहा है. ठीक है ना. तो जितने भी स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि कोर्स लेकर के आइए, तो जब से मैंने अक्टूबर से वीडियोस डालना स्टार्ट किया था तब से ये डिमांड है. तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत सारा वेट किया है. तो द कोर्स इज रेडी नाउ. ठीक है ना. 31 मार्च को कोर्स लॉन्च होगा. ठीक है ना. अब क्या होगा इसमें, मुझे आप सभी से एक चीज को शेयर करना है. जैसा आप सभी का फीडबैक होगा उस हिसाब से आगे चीजें की जाएंगी. पहली बात यह है कि सबसे पहले मैं आपको जो भी देने वाला हूं वो होगा कि आपको एक इंग्लिश का एक आपको कोर्स मिलेगा, इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग. ये पहला कोर्स होगा. ये केवल यूपीएससी से रिलेटेड होगा. यूपीएससी के जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं, बंगाली मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं, उड़िया मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, जो आपके हमारे जितने भी जिनको भी इंग्लिश में शिफ्ट करना है हिंदी से, उनके लिए स्पेसिफिक होगा. इसमें सारे सेंटेंसेस आपको यूपीएससी से रिलेटेड मिलेंगे और आपको कैसे लिखना है, हाउ टू राइट. जैसे मान लो आपको सिंपल सा सेंटेंस लिखना है कि आई स्टडी, मैं पढ़ाई करता हूं, बट इसके बाद जो सेंटेंस को लंबा करना होता है, आगे की बात जो लिखनी होती है, वहां पर स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है एक्चुअली में, है ना. कि मैं ये पढ़ाई करता हूं, उसके साथ साथ मैं यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो उसके साथ साथ तो along with that I study for यूपीएससी ऑल्सो. ऐसे तो ये जो अलॉन्ग विद दैट है, ऐसे कर करके आपको चीज़ों को ऐसे समझाया गया है उसमें कि जिस तरीके से आप चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और अपने सेंटेंसेस को लिख पाएंगे. जो भी आइडियाज आपके माइंड में आते हैं उनको आप कॉपी पर लिख पाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली विल हैव टू राइट एवरी सिंगल थिंग इन द मेंस एग्जामिनेशन, राइट. तो हमें उस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हम जो भी प्रिपरेशन हमारी हो रही है वो किस चीज़ की हो रही है, क्योंकि अल्टीमेटली जो मेन्स के मार्क्स हैं वही हमारी मेरिट को डिसाइड करेंगे और इंटरव्यू के मार्क्स साथ में, है ना. तो बोलने पर भी फोकस और लिखने पर भी फोकस, इन सारी चीजों पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है. तो पहला कोर्स आपको जो मिलेगा वो इंग्लिश मिलेगा और इसके साथ साथ ही आपको जो एक और कोर्स मिलेगा वो रहेगा एथिक्स का. अब आप सोच रहे होंगे कि एथिक्स का, देखिए ये तो आपको डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से ऐसे ही दे रहा हूं, क्योंकि इसका सबसे पहली बात ये बहुत हाई स्कोरिंग होता है. इसमें 162 मार्क्स आई थिंक हाईएस्ट है. आप लोग मतलब चेक करें, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, बट 162 मार्क्स आप समझ सकते हैं. 250 मार्क्स में से 162 मार्क्स का होता है. अब इसके लिए सबसे पहले इसको इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि ये आपको सोसाइटी के बारे में बताएगा, है ना, इंडिया के बारे में अच्छे से बताएगा. ठीक है. अब इससे क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है ना. ऐसे भी लिखना स्टार्ट करो. उसी हिसाब से मैंने बहुत ही ब्रॉडन करके इसको समझाया हुआ है आपको चीजों को. ठीक है. कैसे आप आंसर्स को लिख सकते हो. और सबसे बड़ी बात क्या है, इसके लिए कोई स्टैंडर्ड वो नहीं आती है, बुक नहीं आती है ना. जैसे आपकी मान लीजिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है ना, तो उसके लिए स्पेक्ट्रम की बुक आती है. अगर आपकी पॉलिटी है तो उसके लिए लक्ष्मीकांत की बुक आती है ना. बट इसके लिए कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है. ठीक है. तो इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को मैंने बताया है कैसे आप लिखना स्टार्ट करेंगे, कैसे टॉपिक को समझेंगे. अब ये इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ओवर 1000 के ऊपर फोन जो आए हैं, उनमें लगभग हर बच्चे से मैंने ये पूछने की जरूर कोशिश, जैसे किसी ने 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, कोई 3 साल से कर रहा है, कोई 4 साल से कर रहा है, किसी ने जस्ट स्टार्ट किया, बहुत से बच्चे इंटरमीडिएट जस्ट अभी पास किया. बट मैं उनसे सिंपल पूछता हूं, जिन लोगों ने अच्छी खासी प्रिपरेशन की हुई है अभी तक, मैं उनसे पूछता हूं सिंपल चीज कि आप ये बताइए कि ऑनेस्टी एक वर्ड होता है ना, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी. ये वर्ड जो है एथिक्स के सिलेबस में एकदम ऐसे ही मेंशन है, लिखे हुए हैं. ठीक है. अब मैं उनसे पूछता हूं व्हाट इज ऑनेस्टी, आप ऑनेस्टी बताइए, फिर इंटेग्रिटी का मतलब बताइए. पर मैं उनको हिंदी में बता दूं कि ऑनेस्टी मतलब क्या है, ईमानदारी, है ना, ईमानदारी. और इसका इंटेग्रिटी का मतलब होता है सत्यनिष्ठा. ठीक है. इनमें दोनों में अंतर क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी. Most of the students have been completely failed to answer this very simple questions. They have not been able to differentiate that what is the meaning of integrity and what is the meaning of honesty, because we'll have to write the answers with examples also, so that the person who is reading our copy can easily understand, okay, this is the person who have clearly mentioned, clearly differentiated that what is the meaning of honesty with the example, then what is the meaning of integrity with the example, right? So ऐसी चीजों को हमें समझना होता है. अब देखिए मैंने आपको कैसे समझाया, किस जैसे मान लीजिए कि हमें पता
है, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी होता है, बट ये तो इसका हिंदी रूपांतरण हो गया, ठीक है। हाउ वी कैन एक्सप्लेन टू समबडी विद एग्जाम्पल, कि जिससे आपको चीजें ये समझ में आ जाए कि अच्छा दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑनेस्टी, ये जो एक्टिविटी होती है इसको हम ऑनेस्टी बोलते हैं, और ये जो एक्टिविटी होती है इसको हम बोलते हैं इंटेग्रिटी। अब इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी में क्या डिफरेंस है, कैसे समझाओगे आप? देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल, अभी मैं कुछ आपको पढ़ा रहा हूं, जस्ट आई एम गिविंग यू अ हिंट, है ना, एक हिंट दे रहा हूं मैं आपको। अब इससे क्या होगा कि जैसे मान लो कि एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहता कोई आज के टाइम में। तो क्या हुआ कि एक टाइम पे मतलब 2000 हो गया 14, ठीक है, तो इसमें हमारी गवर्नमेंट चेंज होती है इंडिया की, है ना, और उससे पहले 2014 से हमारी पहले की जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उसमें उन्होंने बोला कि पेट्रोल के प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है, तो अब मैं अपनी रेंज रोवर से नहीं चलूंगा, अब मैं अपनी रेंज रोवर से नहीं चलूंगा, जिसकी कीमत ऑलमोस्ट 5 to 6 करोड़ रुपीस होती है रेंज रोवर। बोले मैं रेंज रोवर से नहीं चलूंगा, मैं साइकिल से चलूंगा, क्योंकि पेट्रोल के प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। 2014 से पहले की बात है ये, बट जब से 2014 के बाद जब गवर्नमेंट चेंज हुई है, तब से उन्होंने एक भी लाइन इस मुद्दे पर नहीं बोला है कि अभी पेट्रोल के प्राइसेस क्या हैं, ठीक है। तो एक सिंपल एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं कि क्या होता है कि वो उस समय तो ऑनेस्ट थे, जिस समय उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब इतने ज़्यादा, मतलब उनके लिए पेट्रोल के प्राइसेस इतने मायने रखते हैं कि उन्होंने बोला पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं अपनी 4 व्हीलर से नहीं चलूंगा, मैं साइकिल से चलूंगा। तो उस वक्त वो ऑनेस्ट थे, क्योंकि उस वक्त उनके हिसाब से प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। बट 14 के बाद प्राइसेस और थोड़े से हाइक हुए और ज़्यादा हुए, ठीक है। तो उस वक्त वो ऑनेस्ट थे, तो उन्होंने स्टेटमेंट दी, बस इस वक्त इन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, कुछ नहीं बोलते हैं ऐसे इश्यूज पर। तो क्या है, उनके अंदर इंटेग्रिटी नहीं है, इंटेग्रिटी जो है नहीं है, सत्यनिष्ठ नहीं है वो, और ईमानदार वहां पर थे। तो ईमानदार का मतलब ये होता है कि आप जैसे हर एक स्थिति आपके अनुकूल है, इफ ऑल द सर्कमस्टेंसेस आर इन फेवर ऑफ यू, राइट, देन इफ यू आर मीन्स डूइंग ऑल द गुड थिंग्स, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटेग्रिटी भी है आपके अंदर, यू आर अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी। जब आपके सिचुएशंस आपके फेवर में ना हो, सर्कमस्टेंसेस आपके अगेंस्ट हो, उसके बावजूद भी आप सच को सच ही बोलें, या आप उस एक्ट को जब आपके साथ में सिचुएशन सारी फेवरेबल थी, आपके पक्ष में थी, तो जो भी आपका एक्ट रहा है वही एक्ट जब सारी सिचुएशंस आपके अगेंस्ट हो, तब भी आपका जो एक्ट है, बिहेवियर है, वो वैसा ही होना चाहिए, तब आप बोले जाओगे कि आप एक पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी हो। तो ये होता है अंतर, ठीक है। सत्यनिष्ठा मतलब हर हाल में आपके बिहेवियर एथिकल होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, ठीक है। तो ऐसे सिंपल चीजें इस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, कैसे लिखना है इसको, क्या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उनको कैसे एड्रेस करना है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा एथिक्स का पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, तो उसमें क्या होगा कि उससे न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी। क्यों होगी, इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। क्या होता है कि हमको एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद, IAS IPS को भी बनने के बाद, हमें सोसाइटी से ही डील करना है। हमारे समाज में आसपास क्या घटनाएं घट रही हैं, कैसे उनको रोका जा सकता है, उनके अंदर बिहेवियरल चेंजेस, व्यवहारिक रूप से उनके अंदर कैसे चेंजेस लाए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी को ये मतलब कैसे समझा सकते हो कि आपको बाहर टॉयलेट नहीं जाना है, टॉयलेट आपको घर में बनवाना है, ठीक है। या स्वच्छ भारत अभियान, तो उसमें आप लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकते हो, क्या एग्जाम्पल्स दे सकते हो, क्या एग्जाम्पल्स आप खुद सेट कर सकते हो जिसकी वजह से लोग आपकी बात को माने, ठीक है, कि हाँ सफाई करना, अपने आसपास खुद सफाई करना एक अच्छी बात है। तो बिहेवियरल जो चेंजेस होते हैं वो सारे कैसे ला सकते हो, तो ये सारी न्यूज़पेपर्स में आते रहते हैं ऐसे इंसिडेंट्स। तो ऐसे इंसिडेंट्स को आप एग्जाम्पल के रूप में अपने उसमें नोट कर सकते हो, ठीक है ना, और आप अपने आंसर्स को और यूनिक बना सकते हो। क्योंकि मान लो कोई लड़का है वेस्ट बंगाल से है ना, और कोई मान लो यहाँ से है हमारे यूपी से है, कोई किसी और स्टेट से, तो हर स्टेट की एक अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं, अलग अलग तरीके के चैलेंजेस हैं, तो कैसे उनसे निपटना है। क्या कितने IAS ऑफिसर्स ने बहुत सराहनीय कार्य किए हैं जिसको कि हम सोच सकते हैं, उसको हम ऐड कर सकते हैं अपने उसमें एग्जाम्पल्स में, है ना। तो वो सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान रख के बताएंगे, इससे आपकी न्यूज़पेपर की रीडिंग की हैबिट भी अच्छी होगी। केस स्टडीज़ को, सारी केस स्टडीज़ को सॉल्व कराया 2013 से लेकर के अभी तक 2024 तक की, ठीक है। केस स्टडीज क्या है, आप क्या है, जितना आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता होगा ये केस स्टडीज आपको सॉल्व कैसे, आपको इंटरव्यू में भी बहुत मदद मिले, क्योंकि वहां पर अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको सिचुएशंस दे दी जाती हैं कि दिस इज द सिचुएशन, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट, यू हैव दिस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 दिस, ऑप्शन नंबर 2 दिस, ऑप्शन नंबर 3 दिस, सो हाउ वुड यू डू दैट, क्या करोगे आप ऐसी सिचुएशंस में आकर के, बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बीइंग अ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, हाउ यू वुड एक्ट इन दीस काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस, ऐसी स्थितियों में आप कैसे अपने आप को लाओगे, क्या करोगे आप, है ना। तो वो सारी चीजें, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको ये दिया है इंग्लिश स्पीकिंग का, इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश राइटिंग,
ठीक है, और उसके साथ में एथिक्स। अब इसके बाद मुझे ये आप सबसे शेयर करना है, फीडबैक लेना है कि बहुत से बच्चे मेरे से कह रहे हैं कि सर इसके बाद मेरे को एनसीईआरटी का पूरा एनसीईआरटी करा दिया 6 से लेकर के 12 तक, है ना, क्योंकि ये तो हमारा जो एथिक्स का पेपर है, ये तो हमारा मेंस का है, ठीक है। अब आती है प्रीलिम्स की बारी कि सर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हम कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। तो अभी मार्च से हमारा कोर्स लॉन्च हो जाएगा 31 मार्च को, ठीक है। अब अगले साल जो लोग एग्जाम देंगे तो मई में होगा, आपके पास पूरा टाइम है, कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप अगले साल एग्जाम को अच्छे से क्लियर ना कर सको, अगर आप पूरी मेहनत से ईमानदारी से पढ़ाई करोगे तो, ठीक है ना। तो अब जैसे इसकी प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, तो 6 to 12 की जो एनसीईआरटी, जैसे मान लीजिए आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, इसमें मैं आपको एक हिंट देता हूं कि हाँ, जैसे आपने नहीं पढ़ाई की है कभी इंग्लिश मीडियम में, तो कैसे आप एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत से बच्चों का ये कहना है कि सर जिस तरीके से आप लाइन बाय लाइन समझा देते हैं, उसी तरीके से थोड़ा सा फास्टर वे में हम सभी को समझाते चलिए, जो इंपॉर्टेंट इसकी वोकैबुलरीज हैं, जो इसके वर्ड्स हैं, वो समझाते चलिए, और साथ में ही नोट्स बताते चलिए कि हाँ, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद कोई नोट्स लेना है या नहीं लेना। अगर लेना है तो आप ही बता दो कि हाँ, ये नोट्स लेना है, जिससे कि स्टार्टिंग में जब आप 1-2 बुक्स को कंप्लीट कराओगे हमसे, तो उसमें हमें एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे रीड करते हैं, तो हम लोग और फास्टर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और एनसीईआरटी से खुद से नोट्स बना सकते हैं, और खुद से प्रिपरेशन भी यूपीएससी की जो अच्छे से प्रीलिम्स की हो सकती है, वो एनसीईआरटी को फाउंडेशन बना के खुद से कर सकते हैं। तो एक तो तरीका सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि आप ऐसे ही लाइन बाय लाइन हमें समझाते जाइए, और थोड़ा स्पीड में करके सारी बुक्स 6 से लेकर के 12th क्लास तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारी की सारी जो बुक्स हैं, इनको कंप्लीट करा दीजिए। तो आप लोग ये बताना, कमेंट में बताना या व्हाट्सएप पे बताना, या आप अपने हमारे उस पर आराम से बता सकते हो ग्रुप पे, ठीक है। या मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट, जैसे ये एनसीईआरटी है, तो इसमें क्या है, जैसे ये मान लो ये हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है, इसका नाम क्या है, अवर पास्ट नाम है इसका। तो मैं सोच रहा हूं, मैंने सोचा था ऐसा, ठीक है, बट आप लोग का जो फीडबैक हो, क्योंकि आप लोग को समझ में ना बहुत, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको बेसिक से बहुत ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत है, बट क्या है कि 1 महीने पढ़ने के बाद वो भी आपके बराबर ही आ जाएंगे, ठीक है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से ही पढ़ाएं कि मैं आपको लाइन बाय लाइन भी मैं आपको पढ़ा सकता हूं, पूरा कंटेंट समझाता हूं। फिर उसके बाद हर चैप्टर के आखिर में जो आंसर्स लिखे होते हैं, जो भी मतलब क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर्स लिखने की भी प्रैक्टिस करेंगे कि आपको मतलब इंट्रोडक्शन लिखना आ जाए, फिर आपको मेन बॉडी लिखना आ जाए, फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। तो यहां से जब हैबिट बनेगी तो डेफिनेटली आप चीजों को आराम से अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दोगे। दूसरा तरीका ये मैं ये सोच रहा था कि जैसे मैंने ये पढ़ा है आपको, ठीक है, अब ये मेरे को अच्छे से पता है कि यार इसमें से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, या अगर कुछ भी जरूरत है तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा सा। अब अगर तो इस तरीके से पढ़ाऊं कि हाँ ठीक है, इसमें कोई जरूरत नहीं है, तो फिर मैं उसको बिल्कुल छूऊं ही नहीं, ठीक है। मैं सीधे जो इंपॉर्टेंट चीज, मान लो 8वां पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, वहां से नोट्स बनाना है, तो वो मैं आपको पढ़ाऊं। तो इससे क्या होगा, चीजें और ज्यादा स्पीड अप हो जाएंगी। बहुत ज्यादा आपको जो है 10 दिन, आपको बहुत ज्यादा, मुझे 10 या 15 दिन मतलब आपको लग जाएंगे, एक्स्ट्रा लग जाएंगे। बट अगर इस तरीके से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, तो आप आराम से तब भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि इसमें कुछ आगे पीछे नहीं होने वाला। बट इस तरीके से क्या होगा, ज्यादा डिटेल में पढ़ पाओगे आप, है ना। तो ज्यादातर जो बच्चे हैं उनकी रिक्वेस्ट यही है कि ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ा दीजिए ऐसे करके, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि सबसे पहले जैसे मैंने आपको इंग्लिश का जो कोर्स दिया नंबर 1 पे, इंग्लिश राइटिंग, यूपीएससी के लिए केवल है ये कोर्स, ठीक है ना, यूपीएससी के जो एस्पिरेंट है केवल है, और स्पीकिंग, ठीक है। और जो दूसरा है वो एथिक्स, क्योंकि इसकी कोई अलग से बुक नहीं आती है, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक नहीं आती है, और ये आपके न्यूज़पेपर वगैरह में बहुत अच्छा हेल्प करेगा। आपको पढ़ने की आदत पड़ जाएगी न्यूज़पेपर को, आपको समझ में आएगा अच्छा ये चीज़ हमने यूपीएससी के सिलेबस में एथिक्स में अच्छे से स्टडी किया है, तो ये एग्जांपल हमारे काम। क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर स्टार्ट करो ना, सो द मोमेंट यू ओपन अप द न्यूज़पेपर, योर आईज शुड बी एबल टू कंप्लीटली कैच दैट दिस इज द पर्टिकुलर न्यूज़ दैट इज यूजफुल फॉर मी, तो आप आइडेंटिफाई कर सकोगे। इसलिए एथिक्स को मैंने सबसे पहले दिया है। अब उसके बाद आप लोग की ये डिमांड है कि आप पूरी एनसीईआरटी कवर करा दो, तो इससे ये होगा कि हमारा मेंस का भी स्टार्ट हो गया, और साथ में मैं एसे के भी, जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एसे के भी टॉपिक मैं आपको लिखाना स्टार्ट करूंगा कि कैसे फिलोसॉफिकल एसे कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है ना, जिसका कोई एंड नहीं है ना, वो कैसे लिखे जाते हैं। और इंग्लिश स्पीकिंग की भी क्लासेस होंगी, और उसके बाद आप लोग से गूगल मीट पर भी बात होगी डायरेक्टली, है ना। मैं सबको चेक भी करूंगा कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग कैसी हो रही है, जो भी टॉपिक्स मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगा एथिक्स में, उनको भी मैं आपसे पूछूंगा। वैसे मैं आपको सिचुएशंस भी दूंगा, जिससे आपकी स्पीकिंग भी इनहैंस होगी, है ना, और आपका रिवीजन भी होता जाएगा। और ये जो आपका पेपर है, इधर ही इसको अगर आप कंप्लीट कर लोगे 2 महीने के अंदर, तो फिर आप इसको रिवाइज कर सकते हो हमेशा, ठीक है ना। तो इससे आपके मार्क्स को हाई स्कोर करने में आपको ज्यादा मदद मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपके माइंड में अच्छा रहेगा ये, ठीक है। फिर आप लोग करोगे एनसीईआरटी का, तो ठीक है, मैं आपको एनसीईआरटी करा देता हूं इसके बाद फटाफट, ठीक है ना, सारी 6 से लेकर के 12 तक, ठीक है। पूरा फाउंडेशन कोर्स रहेगा ये
ठीक है, बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, जिसने फर्स्ट क्लास से इंटरमीडिएट तक या ग्रेजुएशन तक सिर्फ हिंदी मीडियम से पढ़ाई की या 1-2 अटेम्प्ट दे भी दिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जितना कमिटमेंट मेरा है वो मैं पूरा करूंगा आपको, और आप अपने मीडियम को सक्सेसफुली हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट करोगे, फर्स्ट डे से ही आपको फील होगा, बस अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो। और बाकी आपको खुद ही देखना चाहिए प्रैक्टिकलिटी की, सिलेक्शन का रेशियो क्या है। जिंदगी भर तो आप प्रिपरेशन कर नहीं सकते, 5, 6, 7, 8 साल क्यों, कौन करेगा प्रिपरेशन? आपकी खुद की भी लाइफ है, मम्मी पापा आपके कितना सपोर्ट करेंगे, या आप कितना सपोर्ट लेना ही चाहते हो? अगर मैं आपको बता दूं आपके 50 ईयर्स में आपका सिलेक्शन हो, तो क्या आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे? नहीं करोगे। आपको मैं आपको 100 करोड़ रुपीस दूं, मैं आपको बोलूं ठीक है, आप जब मान लो 100 साल के हो जाओगे तभी सारा पैसा खर्च कर लेना, आप फरारी, बेंटले, रोल्स रॉयस, है ना, BMW, आउडी, मर्सिडीज सब खरीद देना, तो आप क्या बोलोगे? नहीं सर, अपने पास ही रखो, 100 साल में मेरे को क्या ही करना है इन पैसों का, है ना। तो इसलिए अपने माइंड को क्लियर रखो, अपने आप को लगो, कोई जरूरत नहीं किसी को लाइब्रेरी जाने की, कोई जरूरत नहीं है आपको अच्छे अच्छे बड़े बड़े वहां जाने के लिए, समझ रहे हो ना आप मेरा बना, है ना। घर पे बैठो, ठीक है। और कोर्स का जो सारे बच्चों से पूछने के बाद, पहले मतलब 7,99999 मैंने सोचा था, बट इसको करके 4,999, क्योंकि इतनी लंबी टीम है ना, एडिट करना है, सब कुछ करना है, तो कुछ हिसाब से बट स्टार्ट अभी कर रहे हैं, तो सो दैट कि सभी लोग के लिए अफोर्डेबल हो, ठीक है ना। इसी में सब कुछ रहेगा आपका, जो ये बता रहा हूं। और आगे अब इसके बाद क्या होगा, जब आपकी ये पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, तो इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जितने भी प्रीलिम्स के आए हैं, ठीक है ना, विद एक्सप्लेनेशन, उनको सबको कराया जाएगा आपको, ठीक है ना। तो इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहो आप, ठीक है। तो आपकी यहां तक प्रिपरेशन हो गई। अब उसके बाद 4th नंबर पे आपका आएगा GS1, फिर GS2, फिर GS3, इनकी सबकी कराई जाएगी, ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल के लिए एक अलग से बैच आएगा, ठीक है ना, और वो ऑप्शनल केवल PSIR होगा, ठीक है, क्योंकि और कोई इस तरीके से पढ़ाने के लिए रेडी नहीं ना, उसको पता नहीं कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे शिफ्ट कराएं। लोग बोलते हैं कि हाँ हिंदी मीडियम का है तो मैं हिंदी मीडियम में आराम से बना दूंगा कंटेंट, इंग्लिश का तो इंग्लिश में बना दूंगा, बट मेरा ये है कि हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश में शिफ्ट करा के उनके सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज किया जा सके, है ना। तो इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप डेली आंसर राइटिंग भी करेंगे, तो आपका एक पूरा अलग से ग्रुप रहेगा पेड स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो उसमें आप सब लोग डेली आंसर राइटिंग अपना आराम से लिख करके भेजो। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको मतलब स्टार्ट करना है, कि 1 लाइन से आपको 2 लाइन से कैसे कैसे आपको इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। और केवल यूपीएससी के सिलेबस को हम प्रिपेयर करेंगे अच्छे से, जैसे कि हमारा टाइम अननेसेसरी चीजों में वेस्ट ना हो जाए। मैं उठता हूं, मैं जाता हूं, ये सब तो कोई मतलब नहीं है ना। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप लोग अगर अपनी तरफ से मेहनत करने के लिए रेडी हो, तो डेफिनेटली आपका मीडियम चेंज होगा, और फर्स्ट डे से आपको एक इंप्रूवमेंट फील होगी, हाँ अब आप सही दिशा में जा रहे हो। क्योंकि अगर आप सही से देखो ना, तो आप ये देखो कि जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वो एक तरीके से आप लोग समझो ऐसे कच्चे रोड पे हो, बट जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है वो एक हाईवे पे है, ठीक है ना। उसको ये नहीं देखना कि मेरे को द हिंदू समझ में आ रहा है, इंडियन एक्सप्रेस समझ में आ रहा है। और डेली इसके साथ साथ क्या होगा, जितनी भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे किसके, इसके हिंदू के और इंडियन एक्सप्रेस के, ठीक है, ये सारे के सारे जो हमारे स्टूडेंट होंगे पेड ग्रुप के, उनको शेयर करूंगा मैं डेली, ठीक है ना। उनको डेली मैं शेयर करूंगा, अंडरलाइन करके बताऊंगा ये चीजें, ये पॉइंट्स नोट करने हैं, ये इस पर्टिकुलर जीएस के टॉपिक से या आपके ऑप्शनल से रिलेटेड है, और उस पर भी छोटा मोटा वीडियो की भी जरूरत होगी तो वो भी आता रहेगा, ठीक है ना। और बाकी आप लोगों की जो भी डिमांड रहेगी, जैसे आपको कोई चीज अच्छे से समझ में आ गई, या मान लो किसी बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो उस पर उसके लिए अलग से मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा, जिससे उसकी प्रॉब्लम तो एड्रेस हो ही जाए, बाकी अदर स्टूडेंट्स को भी हेल्पफुल रहे, ठीक है। तो इस तरीके से कोर्स को मैं लॉन्च करूंगा 31 को। और बाकी आप लोग के जितने भी फीडबैक हैं, आप सभी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर ये है 7080507433, ठीक है। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ने बहुत सारा इंतजार किया है, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग दिस लॉन्ग, ठीक है। बट अब आपको 2026 में, जो लोग 2026 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं, या 2027 में देना चाहते हैं, या 28 में देना चाहते हैं, वो लोग ज्वाइन इसको करें, ठीक है। और जो भी लोग, और भी बहुत से बच्चों के आते हैं मेरे पास मैसेज कि सर क्या मुझे इस बार एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ खुद से आ रही है कि क्या मुझे इस बार मई में एग्जाम देना चाहिए, अब तो खैर कोई मतलब जिसको नहीं देना चाहिए, बट ये मत सोचने के लिए जाओ कि अटेम्प्ट है तो दे देते हैं, या मेरा ये रिजर्वेशन वाला कोटा है तो अटेम्प्ट से मतलब अननेसेसरी चीज़ों को करने से क्या फ़ायदा। आप अपना मजाक क्यों बना रहे हो। आप अच्छे से ब्रेक लो, ठीक है, आराम से पूरी प्रिपरेशन अपने खुद से स्ट्रेटेजाइज करो, ठीक है, खुद से मेहनत करो, तब जाकर एग्जाम दो जब आपको लगे कि आपने एग्जाम की प्रिपरेशन की है। तो आपको खुद ही पता होता है कि हाँ सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। अपने समय को आप वेस्ट मत करो, अपनी एनर्जी को, अपनी यूथ को, ठीक है, जो आपका मन है उसको वेस्ट मत करो। मतलब हर चीज़ को सही से लगाओ, और हर चीज़ ना एक एज तक अच्छी लगती है। अगर आपको बताया ना मैंने कि अगर आपको मैं बोलूँ कि आप जो है 50 में पक्का IAS बन जाओगे, तो आप करोगे तैयारी, आप नहीं करोगे,
है ना। तो इसलिए समय है उसको सही से यूटिलाइज करो, अच्छी जगह पे लगाओ, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस तो इंक्रीज हो, कम से कम आपको लगे कि हाँ आप इंग्लिश मीडियम वाले के साथ रेस में तो हो, ठीक है। और हाँ इसके साथ एक चीज और छूट गई, जो आपका सीसैट होता है ना, सीसैट, इसका जो आरसी होता है वो पूरा डिस्कशन आपको मिलेगा 2013 से लेकर के जितने तक अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं, 2025 का होगा उसका भी मिलेगा, और जितने स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे उनको सबको जो भी अपडेट है वो 2 साल तक मिलता रहेगा पूरी तरीके से, और उसके बाद भी अगर उनको कोई भी हेल्प की जरूरत है दे कैन फ्रीली कॉन्टैक्ट एनी टाइम, ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपको जो इंग्लिश का एक आता है पेपर, कंपलसरी इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, जो मेंस में होता है ना, वो भी पूरा का पूरा आपको कराया जाएगा। फिर उसके बाद आपको जितनी नेसेसरी ग्रामर है, जरूरी जितनी भी ग्रामर है वो सब आपको, मतलब आपको पूरी तरीके से, जैसे आप 2 लाख 3 लाख रुपए देकर के जीएस की कोचिंग ज्वाइन करते हो ना, बट वहां आपको इतना अटेंशन नहीं दिया जाता है, बट यहां पर आपको 4999 में केवल हम पूरी तरीके से इतना मजबूत कर देंगे कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। और जितने भी लोग अपने घरों में हो, प्लीज डोंट गो आउटसाइड, घर में ही पढ़ लो भाई। लाइब्रेरी में जाकर के सर झुका के ऐसे ही पढ़ना होता है ना, कि वहां पे कोई अमृत वर्षा थोड़ी ना होती है, ठीक है। ऐसा जरूरी थोड़ा, कोई रूल तो है नहीं कि लाइब्रेरी में जाओगे तभी सिलेक्शन होगा, या आप दिल्ली जाओगे तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। आज के टाइम में ये क्या है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तभी तो इन्फॉर्मेशन इजीली पास ऑन हो रही है आपके पास। मैं यहाँ से वीडियो डालता हूँ, हर जगह पहुंच जाता है, इंडिया में कोने कोने में कैसे पहुंच जाता है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो बदलते समय के साथ अपने आप को ढाल लेना, उसी में समझदारी है। चेंज इज द अल्टीमेट रियलिटी, बदलना बहुत जरूरी है समय के साथ साथ, अगर जरूरत है तो यहाँ पर जरूरत है कि आपको हिंदी से इंग्लिश में डेफिनेटली शिफ्ट करना चाहिए, तो आप अपने मीडियम को चेंज करो और हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स तक ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पर शेयर करो। इसमें आपका भी भला है, आपका ही फायदा है। जितने ज्यादा, जब हिंदी मीडियम से कुछ बच्चे इंग्लिश में आ करके सेलेक्ट होंगे तो सोचो आप कितने बच्चों को ये मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ अगर हम हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कर लें तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। वो हमारा फ्रेंड हो गया, वो हो गया, अगर 10-20 बच्चे सेलेक्ट हो गए तो लोगों की आंखें खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी, उनको लगेगा कि हाँ मीडियम चेंज भी किया जा सकता है। अभी तक तो किसी को पता ही नहीं कि मीडियम चेंज कर सकते नहीं। बहुत सारे बच्चों को मेरे पास फोन आया, उनको मैंने भेजा कि आप जाओ, मतलब विजन इनका इसमें जाओ, या बड़ी बड़ी जो भी कोचिंग है उनमें सब में जाओ, ठीक है। मैं किसी कोचिंग के अगेंस्ट नहीं, बिल्कुल, मैं यहाँ पे अपना काम करूँ, मैं यहाँ पे किसी की बुराई करने नहीं आया हूँ और मुझे करनी भी नहीं है कभी, ठीक है। वो बच्चा वहाँ पे गया, उसने लिखा, ऐसे लिखा, उसने वहाँ पे बहुत सारे आंसर वगैरह लिख के ले गया, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब वहाँ के टीचर्स को वो दिखा रहा है कि सर मैं ये कंफ्यूज हूँ कि हिंदी मीडियम से अपनी प्रिपरेशन करूँ या इंग्लिश मीडियम से। तो उनका कहना है कि बेटा आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें करो। भाई वो तो उसको भी पता है, बट भाई सामने जब आ रहा है बंदा टीचर के पास तो वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, अपेक्षा कर रहा है कि सर हमें सही दिशा दिखाएंगे, सही चीज बताएंगे। और सबको पता है कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े कि हिंदी मीडियम वर्सेज इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम से करें, पता सबको एक इंग्लिश मीडियम से करना चाहिए। यहाँ तक कि विकास देवी कीर्ति सर जो है बहुत ही रिस्पेक्टेड इंसान है, उनका भी, सर का भी यही कहना है कि अगर आपके अंदर जरा सी भी क्षमता है कि अगर आप हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कर लो, उसमें ही फायदा है, ठीक है। तो अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए देखो 100% तो कोई नहीं जानता कि उसका होना है या नहीं होना है, बट हाँ लाइफ इतनी भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं कि अगले सेकंड इंसान मर जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो जो चीजों को सोच करके, समझ करके, अच्छे से एनालाइज करके जब आप चीजों की तरफ बढ़ाते हो कदम, तो मोस्टली रिजल्ट हमारे फेवर में ही होते हैं, ठीक है। तो आप